हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू सीरीज़ में। आज हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को, जो कि एल्टन माओ जी के द्वारा दी गई है। ये हमारी टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने जो है एमसीक्यूज़ को कवर किया विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इससे पहले हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर को और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को एज इट इज़ जो है कवर किया है एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। तो जिन्होंने वो वीडियोस अभी नहीं वॉच की हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ पे आप जाकर वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिनको पीडीएफ चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जो पीडीएफ है हमारी वो एक ही कंपाइल्ड वे में पड़ी हुई है वेस्टर्न और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की, तो आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ को वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन वीडियोस की जो पीडीएफ है वो भी मैं जल्दी ही टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। आप टेलीग्राम के साथ बने रहिए, टेलीग्राम ग्रुप के साथ बने रहिए, तो वहाँ से आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए आज पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फर्स्ट एमसीक्यू के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हु इज़ कंसीडर एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी? फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसे कहा जाता है? ए हर्बर्ट साइमन, बी सी आई बर्नार्ड, सी एल्टन माओ, या डी एफ डब्ल्यू टेलर। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एल्टन माओ जो है उनको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, क्योंकि इस थ्योरी में वो जो है प्राइमेसी किसको देते हैं? ह्यूमन फैक्टर्स को ओवर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। आपने देखा होगा जैसे हमने पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है डिस्कस किया, वहाँ पे वो जो इंस्टीट्यूशन या फिर प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करती है, तो यहाँ पे ये ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर जो उनको कंसीडर करती है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है इस थ्योरी का, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का। इट सीज ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल सिस्टम, ये ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सोशल सिस्टम मानती है विद ह्यूमन बिहेवियर एज द बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस। जहाँ पे जो ह्यूमन का बिहेवियर है उसको सेंट्रल मानती है, उसी के इर्द गिर्द जो है इनकी स्टडीज जो है रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में क्या सही है? ए इट फोकस ऑन इंडिविजुअल एथिक्स, B. It only consider formal elements of the organization. C. It consider organization as a social system. या फिर D. All of these are correct. क्या इनमें से सही है? तो क्या सही है इनमें से? Right answer is option number C. It consider organization as a social system. ये जो ऑर्गेनाइजेशन को सोशल सिस्टम मानती है, ना कि इंडिविजुअल सिस्टम। तो ये इट फोकस ऑन इंडिविजुअल एथिक्स, ये गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल एथिक्स नहीं सोशल एथिक्स को कंसीडर करती है। और साथ ही साथ ये फॉर्मल एलिमेंट्स को स्टडी नहीं करती है, ये इनफॉर्मल एलिमेंट्स को भी कंसीडर करती है। ये ओनली लिखा हुआ, ओनली कंसीडर फॉर, नो, ये फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल को भी, इनफॉर्मल के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करते हैं। की फीचर क्या है थ्योरी के, डिस्कस कर लेते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी व्यूड एज अ सोशल सिस्टम, उनको सोशल सिस्टम माना जाता है। वर्कर्स आर ह्यूमन बीइंग, उनको ह्यूमन बीइंग कंसीडर किया जाता है विद ऑल ह्यूमनली एट्रीब्यूट के साथ। इनफॉर्मल एलिमेंट्स को यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इन थिंकर्स का मानना था कि जो ह्यूमन इनफॉर्मल एलिमेंट है वो ज़्यादा रोल प्ले कर दें टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन लेवल। ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशन के क्या है? सोशल एथिक्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एथिक्स। फोकस ऑन सोशल मैन, ये सोशल मैन के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि इकोनॉमिक मैन के ऊपर। कहने का मतलब है जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, या फिर उनका मानना था कि अगर आप इंसेंटिव या प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड जो है आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि ह्यूमनली जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए, उनको फुलफ़िल करते हुए आप जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो इंडिविजुअल को सोशल मैन कंसिडर करते हैं, जो वर्कर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी डज नॉट ले एम्फेसाइज ऑन, किसके ऊपर उसका फोकस नहीं है? ए पीपल, बी मोटिवेशन, सी इनफॉर्मल ग्रुप्स, डी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या सही आंसर होगा? क्या इनमें से नहीं है जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के साथ बिलोंग करता है, या उसके ऊपर जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एम्फेसाइज नहीं करती है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये एक एलिमेंट है किसका?
साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का। बाकी पीपल, मोटिवेशन, इनफॉर्मल ग्रुप, इन सभी के ऊपर फोकस होता है किसका? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डज नॉट बिलोंग टू एल्टन माओ? इनमें से कौन सा वर्क जो है एल्टन माओ जी के द्वारा नहीं लिखा गया? ए, द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑन ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, बी, द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, सी, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, या फिर डी, द पॉलिटिकल सिस्टम। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक डेविड ईस्टन जी का इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। बाकी जो द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, द सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एंड द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये तीनों जो है, तीनों वर्क जो है एल्टन माओ के साथ बिलोंग करते थे। इनके मेजर वर्क हैं। द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933 में लिखा गया। इनकी क्रोनोलॉजी भी थोड़ा याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। द सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945। द पॉलिटिकल प्रॉब्लम, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम वो लास्ट में लिखी गई है, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1947 में। और द पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो किसका वर्क है? डेविड ईस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, the human relation theory highlight the significance of human dimensions of the work of the organization by drawing attention to the, जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है वो कौन हाईलाइट करती है ऑर्गेनाइजेशन के डायमेंशन को? ए, द सोशल फैक्टर्स ऑफ वर्क सिचुएशन, द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ वर्क सिचुएशन, द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द वर्क सिचुएशन, या फिर डी, द सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपने इनमें से जो अप्रोप्रिएट आंसर है उसको चुनना है। पहला है ए ओनली, दूसरा है बी ओनली, तीसरा है सी एंड डी ओनली, सी एंड डी, या फिर फोर्थ है डी ओनली। तो राइट आंसर क्या होगा? आपने अप्रोप्रिएट इनमें से कौन सा है वो चुनना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट आंसर है, क्योंकि ये दोनों को कंसीडर करता है, द सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ वर्क सिचुएशन को। तो ये जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ वर्क सिचुएशन का इसके ऊपर जो फोकस नहीं करता है, इसलिए राइट आंसर जो है वो 4 है, डी ओनली जो है यहाँ पे जो सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर दोनों को कंसीडर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है उसके बारे में क्या सही है? ए, इट चैलेंज द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। जो ये क्लासिकल थ्योरी जो है उनका जो इकोनॉमिक मैन का कंसेप्ट है उसको चैलेंज करता है। इट होल्ड दैट एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, इनका मानना था एवरी पर्सन जो है, हर एक इंसान जो अलग है। इट होल्ड दैट एवरी पर्सन वर्क एज अ पार्ट ऑफ अ वर्क ग्रुप, हर एक इंसान जो है एज अ पार्ट काम करता है, एक जो होल ग्रुप है उसका एक पार्ट है। इट कंसीडर द ह्यूमन आस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एडिशन टू द मैकेनिकल एस्पेक्ट्स। ये मैकेनिकल एस्पेक्ट जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कंसीडर करती है उसके साथ साथ जो ह्यूमन आस्पेक्ट्स हैं उनको भी कंसीडर करता है। तो आपको सही चुनना है। सिलेक्ट द करेक्ट कोड। पहला ए, बी एंड सी, दूसरा है ए एंड सी, तीसरा है ए, बी, सी एंड डी, चौथा है ए, बी एंड सी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो है तीसरा होगा, क्योंकि ये सभी जो है सही है किसके बारे में? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के, क्योंकि वो क्लासिकल जो कंसेप्ट है इकोनॉमिक मैन का उसको क्रिटिसाइज करते हैं। इनका मानना था कि एवरी पर्सन जो है डिफरेंट है और ये हर एक जो वर्कर्स है वो एक होल ग्रुप का जो है पार्ट होता है। इट कंसीडर द ह्यूमन आस्पेक्ट को भी ये कंसीडर करती है थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइंडिंग्स ऑफ द हार्थोर्न एक्सपेरिमेंट? हार्थोर्न जो एक्सपेरिमेंट किया गया था एल्टन माओ जी के द्वारा इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसकी क्या फाइंडिंग्स थी? ए, वर्कर्स आर नॉट आइसोलेटेड एंड अनरिलेटेड इंडिविजुअल, वर्कर जो है आइसोलेटेड नहीं है और अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स नहीं है। द वर्कर्स टेंड टू फॉर्म इनफॉर्मल ग्रुप, उनको इनफॉर्मल ग्रुप्स जो है बनाने चाहिए, बनाते हैं या फिर उनकी टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट सी, वर्कर्स आर मोटिवेटेड नॉट ओनली बाय, वो सिर्फ एक इकोनॉमिक फैक्टर से मोटिवेट नहीं होते, उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं, जैसे सोशल फैक्टर्स हो गया, उनकी जो सेटिस्फेक्शन हो गया, मोटिवेशंस हो गया, ये सारे फैक्टर्स जो हैं उन भी वर्क करते हैं। डी, वर्कर्स प्रोडक्टिविटी इज गवर्न बाय द फिजिकल वर्किंग कंडीशन, जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी है वो फिजिकली वर्किंग कंडीशन से इन्फ्लुएंस होती है। तो फिजिकली भी होती है लेकिन साइकोलॉजिकली भी होती है। तो राइट आंसर क्या होगा?
आपने करेक्ट कोड को फाइंड करना है। पहला है ए एंड डी, दूसरा है बी एंड डी, तीसरा है ए बी एंड डी, चौथा है ए बी एंड सी। द राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए बी एंड सी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि वर्कर की प्रोडक्टिविटी जो है वो फिजिकल वर्किंग कंडीशन के साथ नहीं बर्न होती है, वो साइकोलॉजिकल, इस थ्योरी का मानना है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, उनका बहुत बड़ा एम्फेसाइज होता है, रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते थे। जो एल्टन माओ जी हैं वो प्रोफेसर थे यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे उन्होंने जो हार्थोन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है इन द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में, जिसने डेवलप किया। हार्थोन स्टडी में उसने पाया जो 1920 और 1930s के बीच में जो कंडक्ट की गई हार्थोन इलेक्ट्रिकल कंपनी एट शिकागो यूएसए में। अंडरस्टैंड, इसका मकसद क्या था? टू नो द रीज़न बिहाइंड द मॉडरेट प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट। जो मॉडरेट प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है, किसके बावजूद? लिबरल इंसेंटिव देने के बावजूद भी वर्कर्स को जो है प्रोडक्टिविटी कम थी। तो इस रीजंस को फाइंड करने के लिए जो है हार्थोन एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट किया हुआ है एल्टन माओ इन 1920 एंड 30s के पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय एल्टन माओ इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाइए। ए बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, बी रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, सी इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, डी मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। आपने सही कोड को चुनना है। पहला है बी ए सी एंड डी, या फिर दूसरा सी बी डी एंड ए, तीसरा है ए बी सी एंड डी, चौथा है बी सी ए एंड डी। तो इनमें से क्या सही होगा? आपने क्रोनोलॉजिकली में अरेंज करना। तो राइट आंसर होगा इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट जो है सबसे पहले आएगा, उसके बाद जो है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया गया, फिर उसके बाद मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, और देन बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट जो है सबसे लास्ट में कंडक्ट किया गया था। तो राइट आंसर इस हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर है, सी बी डी एंड ए। तो चलिए उनकी डेटा देख लेते हैं, कब कब वो किस पीरियड में जो है कंडक्ट किए गए। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट जो है 1924 से 1927 तक जो है कंडक्ट किया गया। इसका मेन मकसद था टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन द वर्कर्स। जो लाइटनिंग का इफेक्ट क्या है वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी के ऊपर। रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट जो 1927 में कंडक्ट किया गया, इसमें जो है वर्किंग कंडीशंस को चेंज किया गया और उनका आउटपुट क्या है, उससे क्या आउटपुट निकल रहा है उसको मेज़र किया गया। मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम जो 1928 से 31 तक, यहाँ पे जो पर्सनली कंटेक्ट बनाए गए वर्कर्स के साथ, उनकी फीलिंग्स को, उनके एट्रीब्यूट्स और सेंटिमेंट्स को जानने के लिए उनसे बातचीत करके, तो वेंटिलेशन थेरेपी इसको नाम दिया गया। बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट 1931 से 1932 में कंडक्ट किया गया, और यहाँ पे देखा गया जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं उनमें कैसे नाम्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं इंडिविजुअल्स को, मेंबर्स को, तो उसको स्टडी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में क्या सही नहीं है? ए, दिस थ्योरी came into existence as a reaction to the classical theory of organization। ये क्लासिकल थ्योरी के जो आप क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक क्रिटिक था मान लो, या फिर उसके अगेंस्ट जो है ये थ्योरी डेवलप हुई। बी, इट टूक अ मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसने मैकेनिस्टिक व्यू को ऑर्गेनाइजेशन का लिया। या फिर सी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इज आल्सो नोन एज सोशल इकोनॉमिक थ्योरी। या डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। क्या ये ऊपर दिए गए सभी सही हैं? तो आपने क्या सही नहीं है ये बताना। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट टुक अ मैकेनिस्टिक व्यू। इसने मैकेनिस्टिक व्यू नहीं लिया, इसने कौन सा व्यू लिया था? इसने मैकेनिस्टिक व्यू को रिजेक्ट किया और सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को जो है एम्फेसाइज किया। ये थ्योरी जो है डेवलप हुई कब? 1930s के पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर हैड कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। किस थिंकर ने जो है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की जो ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट किया? एफ जे रोथलिसबर्गर, विलियम जे डिक्सन, सी एल्टन माओ, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो किसने जो कंट्रीब्यूट किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। द राइटर्स हु कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इंक्लूड, जो अदर थिंकर्स, एल्टन माओ तो आपको सबको पता चल ही गया क्योंकि वो फादर माने जाते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के। उसके साथ साथ जो है एफ जे रोथलिसबर्गर, विलियम जे डिक्सन, टी नॉर्थ वाइटहेड, डब्ल्यू लाइलॉर्ड,
ई वार्नर एंड एल जे हेंडरसन। तो ये सभी जो थिंकर्स हैं इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की ग्रोथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। इनमें से कौन सा जो है एलिमेंट नहीं है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का। द इंडिविजुअल, बी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, या डी नन ऑफ द अबव। कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ये तीनों जो है एलिमेंट है किसके? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के। द इंडिविजुअल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो इंडिविजुअल्स में क्या है? द लेवल्स ऑफ वर्कर प्रोडक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द ह्यूमन रिलेशंस। जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्रोडक्शन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? ह्यूमन रिलेशन उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसा उससे मेजर किया जाएगा, ना कि फिजिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन से। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब फोकस करना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, जो वर्कर्स की जो है पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कहाँ पे? डिसीजन मेकिंग में। और मैनेजर जो है उनको कंसल्ट करना चाहिए वर्किंग ग्रुप जो है उनके साथ जब भी कोई चेंज लानी हो ऑर्गेनाइजेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट वन हु परफॉर्म टू मच वर्क इज नोन एज। जो बहुत ज़्यादा काम करता है, जो बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था 1930 में, उसके मुताबिक जो बहुत ज़्यादा काम करता है उसको क्या नाम दिया गया, क्या टर्म दी गई? ए रेट बस्टर, बी चीजलर, सी स्क्विलर, या डी नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उसको रेट बस्टर कहा गया। और जो सबसे ज़्यादा काम करेगा लिमिट से भी ज़्यादा उसको रेट बस्टर कहा गया। जो लिमिट से कम काम करेगा उसको चीजलर कहा गया। और जो अपने एसोसिएट जो भी अपने कोलीग्स हैं उनकी जो उनके बारे में जो है अपने सुपरवाइज़र को बताएगा तो उसको क्या स्क्विलर कहा नाम दिया गया। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो का कंटेंट कैसा लगा और आप चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे अपनी वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसी हिसाब से अपनी नेक्स्ट वीडियो को प्लान करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।